बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फरवरी गुजर गया, मार्च का आगाज़ है और ये मार्च जो है इंतहाई अहम है क्योंकि इस मार्च के महीने में कई मार्च हैं और साथ ही साथ अवामी मार्चों के साथ साथ औरत मार्च भी है और हकूक़ के हवाले से भी मार्च हो रहे हैं। 23 मार्च भी आना है और देखना ये है कि ये जितने भी मार्च हो रहे हैं ये क्या रंग लेकर आएंगे। साथ ही अदम एतमाद की बातें हैं, लेकिन मौलाना में आसिफ अली जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में अदम एतमाद के हवाले से डेड लॉक बरकरार है। अगर मौलाना की बात की जाए तो वो कहते हैं हमारे नंबर गेम पूरी हैं, अदम एतमाद हम ला रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं वो इस्तीफा दो और असेंबलियां तोड़ने की पहले बात कर रहे हैं। तो इतने बयानात हो चुके हैं, अब कब इनके ऊपर अमली मुजाहरा होगा ये भी हमें देखना है और अभी तक की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही अदम एतमाद के हवाले से। तो अदम एतमाद के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल रुकावट क्या है और असल रुकावट कौन है और किसकी तरफ नजर रखी हुई है कि कहां से कोई मामलात सेटल्ड हों तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। और अगर देखा जाए मुल्की हालात को तो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी एक मरतबा दोबारा से इजाफा हो चला है और पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। मुमकिना मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में हमारी सियासी जमातों को भी इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और मुत्तहिद होना है और दहशतगर्दी की लहर से निपटने के लिए सारों को एक जापे और एक पेज पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से भी। तो क्रिकेट के मैदान आबाद हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट वापस आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में खेल रही है, खेल जमकर जारी है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को और अमन को सबोताज करने के लिए भारतीय साजिशें भी हो रही हैं और वो भी जारी और सारी हैं, लेकिन उसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया और पाकिस्तान में की तरफ से दुनिया में ये जवाब दिया गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में जो खेल के मैदान है वो आबाद होकर रहेंगे। और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तो सिक्योरिटी मामलात भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। और अभी जो हालिया वाक़यात हुए, पेशावर के वाक़े की बात अगर करें तो तब भी ऑस्ट्रेलवी टीम ने इत्मीनान का इजहार किया है और ये हमारी जानिब से जो अमन का पैगाम है वो पूरी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जितनी भी जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं और बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के अमन को और पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए जितनी मर्जी साजिशें कर लें, लेकिन पाकिस्तान के खेल के मैदान जो हैं वो आबाद ही रहेंगे। सियासी और मुल्की हालिया सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। जमील फारूकी साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, फरवरी गुजर गया, मार्च का आगाज है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी मार्च से? और अदम एतमाद के हवाले से भी अगर देखा जाए तो अपोजिशन में अदम एतमाद को लेकर अभी तक डेडलॉक है और बहुत सी बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बस हम अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं, नंबर गेम पूरी हो चुकी है, 180 से ज़ायद बंदे हो चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी मुख्तलिफ किस्म के बयानी और मुख्तलिफ किस्म के नारे हैं, इस्तीफा दो, असेंबलियां तोड़ों की भी बात हो रही है। तो क्या तवक्कुआत आपकी वाबस्ता है मार्च के साथ? हुकूमत किसी क्रैक्स या फ्लक्स के अंदर आए तो वो अपोजिशन के साथ रास्ते बढ़ाए, मनवाए। अब काफ लीग को एक और मिनिस्ट्री सुनने का आ रहा है कि उनको एक और मिनिस्ट्री मिल, एमक्यूएम के पास मरकज जाने लगे हैं और इत्तलात ये है कि उनको भी कुछ फायदा मिलेगा हाथी कैबिनेट के अंदर। बीएपी जो कि बाप के नाम से मशहूर है, उनके बारे में इत्तला ये है कि उनको भी एक वजारत दी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल तो पब्लिक से होना चाहिए या मुख्तदर कुव्वतों से होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो आई थी ये 2/3 मेजॉरिटी क्या सिंपल मेजॉरिटी पे भी नहीं आई। जब एक हंग पार्लियामेंट होता है तो उसके अंदर ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स होती है और पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा होता रहा है कि ब्लैकमेल करते हैं और उनको आपको मनाना पड़ता है। लेकिन हालिया सिचुएशन के अंदर एक बात जरूर हुई है कि वो इमरान खान जो पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर काफ लीग के पास चल के नहीं गया था, उसको जाना पड़ा। वो इमरान खान एमक्यूएम के मरकज कभी जाना पसंद नहीं करता था, उनको जाना पड़ा। तो इस हद तक तो ये है कि अपोजिशन के प्रेशर और इत्तेहादियों के प्रेशर ने खान साहब को इस सपने कि वो उनके आगे जहांगीर तरीन में आया, तरीन जिनके ऊपर ये टैग लग गया था कि वो चीनी चोर है और उन्होंने करप्शन की है। खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को उनको फोन करना पड़ा, उनके विफाकी वजीर को फोन करना पड़ा और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके जो इत्तेहादी एमएनए उनके ग्रुप के अंदर मौजूद है वो खान साहब के साथ होंगे मुमकिन तहरीक अदम एतमाद में या अपोजिशन के साथ होंगे। तो बहरहाल इस हद तक
खान साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा है, जो कि पॉलिटिक्स नहीं, जमील फारूकी साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आप बैकफुट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि क्या इक्तदार से दूरी जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों के करीब ले गई और वो उनके पास जाने को मजबूर हो गए? क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं और मैं कुछ भी नहीं करता, तो दूसरी जानिब उन्हीं इत्तेहादियों के पास, जिन इत्तेहादियों को माजी में बुरा भला कहते थे, बहुत करीब हो चुके हैं। देखें, एक बात हमें यहाँ पर बहुत गौर से देखने की है, वो ये कि इमरान खान इक़्तिदार छोड़ भी देते हैं तो ओवरऑल जो नुकसान है वो किसको है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। अच्छा, सिचुएशन के अंदर लूजिंग एंड पे कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। अपोजिशन लूजिंग एंड पे नहीं है, वो हाहाकार करते आए, वो डंडे निकाल लें, वो भाले उठा लें, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला कर दें या पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दें, लूजिंग एंड पे अपोजिशन नहीं होगी। कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। अब गवर्नमेंट आज अगर जिद में अना में आकर कह दे जी मैं इस्तीफा दे देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो खान साहब ने अगर नहीं लेनी होती हुकूमत तो उस वक्त ना लेते जब उनको एक थी। अब वो आ चुके हैं, सिस्टम का हिस्सा है जिसको वो रेक्टिफाई की कोशिश कर रहे हैं। जहां वो रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है। आप कानून पास करवाने में इतने मुश्किलात और मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो फिर इस क्या कमाल है कि आप अपना 1.5 साल कंप्लीट करने के लिए ये वाली भी चाल चल के देख लें, क्योंकि लुटिया तो वैरी लुट चुकी है। यानी आपके सब कुछ जो लुटना है, आप किसी भी वादे को पूरा नहीं, आप मसाइल से हमेशा तक दो चार हैं, तो चले 1.5 साल और सही, शायद इसमें कुछ बेहतरी हो जाए। तो मेरे ख्याल में जब सियासत है तो सियासत के अंदर मूव कोई भी हो वो सियासतदान के लिए ज्यादा मैटर करता है। जाहिर है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सियासत कर रहे हैं, और बाकी जितने लोग इस वक्त लॉन्ग मार्च में निकले हुए हैं वो कौन सा आवाम की सियासत कर रहे हैं? वो भी तो अपने लिए कुर्सी की सियासत कर रहे हैं ना, आवाम की सियासत है। आप जाकर चेक कर रहे हैं, तो सारे ये तो पैसे के जरिए सियासत में आने और सियासत के जरिए पैसा कमाने का विशेष सर्कल है। जो भी सियासी जमात है वो उसी के ऊपर कारबंद है और वो करती आ रही है। तो और हम बोले हैं जो समझते हैं कि हमारी सियासत कर रहे हैं, तो लालाज लैंड और कुकूज लैंड से बाहर निकलना चाहिए मेरे ख्याल। अपोजिशन के जो बयानात हैं इनमें भी बहुत ज्यादा तफावत नजर आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और बयानात हैं, मौलाना की और बयानात हैं, इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सियासी मंजरनामे पे बात जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी लॉन्ग मार्च जारी है और जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह ब्रेक से पहले आपने डेड लॉ की बात की और फिर साथ ही ये भी है कि मौलाना के बयानात और हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात और हैं, और अगर पूरी अपोजिशन के बयानात को देखा जाए तो वो कहते हैं जी हमने 180 से ऊपर बंदे कर लिए, इकट्ठे कर लिए, और बिलावल ओकाड़ा पहुंचकर कह रहे हैं कि इस्तीफा दो या असेंबलियां गिरा दो। वो इस पूरे लॉन्ग मार्च में इस नारे के साथ आ रहे हैं, तो क्या ये डेडलॉक की वजह से है या सिर्फ प्रेशर जनरेट करने के लिए? देखें, जिसने तहरीक अदम एतमाद लानी होती है वो जब ये सिक्रेसी की बातें हों कि आपने मेक एंड ब्रेक करना है तो फिर सिक्रेसी के साथ होता है, अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं। जब कोई इस तरह से इतने बड़े लोगों की तादाद लेकर गाहे बगाहे आता जा रहा हो और हर बॉल के ऊपर छक्का मार के कमेंट्री करता आ रहा हो, तो वो आपको डराना चाह रहा होता है। वो आपको ये बताना चाह रहा होता है कि मैं आ रहा हूं तो तैयार रहे, मैं आ रहा हूं तो तैयार रहे। और ये पिछले 4 दिन से जो मुसलसल है ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। जिसने तहरीक अदम एतमाद लानी होती है वो रिक्विजिशन 1 हफ्ता पहले दे चुका होता। अब इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो शायद ये समझते हैं कि हमें जिन जिन एरियाज में इनसे फायदा उठाना है उन एरियाज में हम फायदा उठा लें। वो क्या हो सकते हैं? मुकदमात में रिलीफ हो सकता है, या आपने अपनी कोई बात मनवानी होती है, या मुल्क से बाहर जाने की बात हो सकती है। ये तमाम मामला हैं जिसके लिए प्रेशर बिल्ड किया जाता है। या एक और चीज भी हो सकती है कि हम ये मोशन तो शुरू कर देंगे लेकिन एक्चुअल जो मूव है उस वक्त लाई जाएगी जब अब एक तरफ मौलाना ये पूरे हैं, दूसरी तरफ नून लीग ये कहती रही कि अभी हमें 2 दिन लगेंगे, तीसरी तरफ बिलावल ने कहा कि हम 5 दिन बाद लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल में इनका अपना कंसेंसस नहीं था, और ये सारी जमातें एक कैसे हो गई? जब ये एक है ही नहीं तो ये सारे एंटी इमरान खान होकर तो एक हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल जाए। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्योंकि गवर्नमेंट लूजिंग एंड के ऊपर है तो तमाम तर इदारे गवर्नमेंट के अंदर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट के अंदर है, विफाकी तहकीकाती इदारा गवर्नमेंट के अंदर है, वजारत दाखिला गवर्नमेंट के अंदर है। तो जो ज्यादा लूजिंग एंड पे है, जिसकी नौकरी जा रही है, वो ज्यादा हाथ पांव मारेगा या अपोजिशन ज्यादा हाथ पांव मारेगी? हाँ, अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ खड़ी है
और एक बंदा खरीदती है, तो ये हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स में होता है। तो गवर्नमेंट के पास भी तो तमाम रिसोर्सेज हैं, तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को अपने अंदाज से इस्तेमाल करेगी। और ये पाकिस्तान की ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल क्या था, उसके अंदर इसी तरह से लोगों को स्टेडियम के अंदर से 80 लोगों को उठाकर स्वाद पहुंचा दिया गया। तमाम रुकने पार्लियामान थे और वो स्वाद में बैठे रहे और पीछे तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई 1989 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अच्छा जमील साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम सूरत हाल में जो काफ लीग है वो मरकज़ निगाह है, इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। अपोजिशन देखें तो वो वहाँ पहुँच रही है, अगर गवर्नमेंट को देखें तो वो वहाँ पर पहुँच रही है। तो ये तहरीक अदम एतमाद का खेल जो है ये कब तक आपको जारी नज़र आता है? क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब के बयान को देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि हांडी चढ़ी है, निकलेगा तो कुछ सही, तो फिर पता लगेगा। देखिए, तहरीक अदम एतमाद का खेल इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड फ्यूजिंग है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज से की डेडलाइन है। अब अंदाजा कीजिए कि एक कायद है, एक जमातों का 8-9 जमातों का कायद है, वो डेडलाइन देता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, और अपनी बात से मुकर जाता है। और फिर उसको कहा जाता है कि इनको ये भी ना कहें कि इन्होंने यू टर्न लिया है, जो खुद खान साहब को यू टर्न कहते हैं। तो ये बातें हमें देखनी होगी। उसके बाद फिर बिलावल साहब कहते हैं कि 5 दिन के अंदर हम नंबर पूरे कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि खान साहब ने पेट्रोलियम की कीमतें अल्लाह करे अगले बजट तक वो अपनी बात पर कायम रहे। तो यानी शहबाज शरीफ साहब को यह तवक्को है कि खान साहब अगले बजट तक प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बड़े अंदर के जुमले होते हैं जिनको बड़े डिटेल में देखना होता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अभी हमें 5 दिन लगेंगे नंबर पूरे करने में, इससे पहले खान साहब इस्तीफा दे दें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं, 48 घंटे के अंदर हम धमाका करने वाले हैं। तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो बातों को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, याद रखिए खान साहब की सियासत यहां पर खत्म हो जाएगी। खान साहब शायद एज एन अपोजिशन लीडर या पब्लिक के अंदर एक हिज़्ब इख्तिलाफ के से तो अपना मोराल हाई कर जाए, लेकिन उनकी पार्लिमानी सियासत मुझे लगता है कि एंड। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब हमारे साथ रहे। अब देखना यह है कि अदम एतमाद की तहरीक कब आती है, किस तरीके से आती है, क्योंकि डेडलॉक बरकरार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्तीफे की बात कर रहे हैं और असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रेशर कितना जनरेट होता है इस तमाम सूरत हाल में। जो सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह बनी वो इत्तेहादी जमात काफ लीग थी। मुलाकातें अपनी जगह बरकरार हैं और अपोजिशन जो कुछ भी करे और हुकूमत जो कुछ भी करे, अवामी मसाइल का हल निकल चाहिए, क्योंकि हम इस इंतजार में हैं और अवाम भी इस इंतजार में है कि उनकी मसाइल की कोई बात करेगा। मसाइल ज़्यादा अवाम जो है वो रिलीफ के इंतजार में है। रिलीफ कौन देगा, अपोजिशन के पास क्या बयानिया है और अपोजिशन के पास मसाइल ज़्यादा अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या प्लान है, वो भी सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। प्रेशर तो जनरेट हुआ है, लेकिन अवाम की बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगले टर्म के लिए अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनको जाना अवाम के पास ही पड़ेगा और अगली जो हुकूमत है वो भी अवाम के वोटों से ही आनी है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो चुकी है। हमारे खेल के मैदान जो हैं वो आबाद हो चुके हैं, लेकिन भारत को ये बात भा नहीं रही और वो अभी भी भूंडी साजिशें जो है वो किए चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात वाक़यात हों, हमने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी बात करेंगे क्रिकेट पर। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है और खेल जम के जारी है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि हमारी जो खेल के मैदान है वो एक मरतबा फिर से आबाद हो चुके हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए नादा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नाज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का पाकिस्तान में आना, इस सिचुएशन में जब भारत के होछे हथकंडे भी जारी हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड को फेक ईमेल जारी किए गए और फिर उसके बाद सारी सिचुएशन आपने देखी, एक टीम को भगाया, लेकिन एक बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। किस तरह से देख रही हैं इस कारनामे को और ख़ास पीसीबी के कारनामे को?
देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो एक मिसहैप हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जो टीम आई है 24 साल के बाद, एक बहुत बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो उसको जो सुकून है उसको सबूताज करने के लिए ये काम किया गया है जो पेशावर में हुआ है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, जिन्होंने जो भारतीय हथकंडे जिस तरह से आपने कहा वो जो इख्तियार किए थे उसको उन्होंने बिल्कुल खातिर ख्वाह नहीं लिया और उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में की जा रही हैं, यानी कि जानबूझ के की जा रही हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात पे भी कायम है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन टीम जो है वो पूरी अपनी सीरीज करके जाएगी। दूसरी जानिब आईपीएल भी है और उसके लिए भी ये मामलात वो कर रहे हैं। असल में देखिए, आईपीएल में बहुत सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है अपने आप को अलहदा कर लिया, उन्होंने मना कर दिया है, पुल आउट हो गए कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी उनको एक तरह से थोड़ी अंदर से खलिश है, जैसे जसन रॉय ने कहा कि मैं नहीं खेलना चाहता हूं, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ इस बात की भी है। फिर क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनमें से भी कुछ ने मना किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उनको तकलीफ में मुब्तला किया हुआ है भारत को, और भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप है और इसमें पाकिस्तान के जो है वो पॉइंट्स किस तरह से होंगे, वो बढ़ेंगे तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त श्रीलंका जो है वो है टॉप पर, और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान जो है अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान के पॉइंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी भी एक जंग है। तो हमारे यहाँ जिस तरह वापस आई है इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वह हज़म नहीं हो रहा है। अच्छा नाज़िया, ये फरमाइएगा कि सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि जो अभी पेशावर वाक़या हुआ इसके बावजूद भी बहुत सी, जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो इत्मीनान का इजहार करते रहे और इस दफ़ा भी उन्होंने यही कहा कि सिक्योरिटी के मामलात बहुत अच्छे हैं। अगर क्राउड की बात की जाए तो वो भी जैम पैक रहा। किस तरीके से सारी सिचुएशन को देख रही हैं, क्योंकि स्टेडियम भी जैम पैक था और एक बहुत अच्छा मैसेज जो था वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को भी दिया गया और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी दिया गया है। देखिए अहमद, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और प्लस पीसीबी, इन सब की मुश्तरका काविश है कि जो आज ऑस्ट्रेलियन टीम आई है और जिस तरह से उनको सिक्योरिटी जो स्टेट से भी बढ़ के सिक्योरिटी मैं तो कहूँगी कि प्रोवाइड की जा रही है, तो और क्या चाहिए। तो वो यही चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, प्लस ये कि जो स्पेक्टेटर्स जा रहे हैं उनकी एक एक चीज़ की रेकी हो रही है, यहाँ तक कि जो आपके शनाख्ती कार्ड हैं उसकी स्कैनिंग हो रही है, उससे डेटा पता किया जा रहा है। तो और मज़ीद सिक्योरिटी की गुंजाइश रहती नहीं है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। वहाँ के जो जर्नलिस्ट आए हैं ऑस्ट्रेलियन, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान आके वो जो एक इबाम था ना कि ये हो जाएगा वो जाएगा, वो पता नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम के होते कोयटा ब्लास्ट हुआ और पेशावर में हुआ, उसके बावजूद वो यहाँ पर स्टे करने को तैयार है। वो कहते हैं हम सीरीज मुकम्मल करेंगे। तो यही तो कामयाबी है जो कि भारत को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा नाज़िया साहब, थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 460 डिक्लेयर कर दिए, दूसरी इनिंग जारी है। क्या देख रही हैं, ड्रॉ या फिर वेल ओरिएंटेड? देखिए पाकिस्तान ने नो डाउट, मैं खुद बहुत बड़ी क्रिटिक रही हूँ। मैंने खुद जब ये होने लगा था, मैच स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने प्रीवियस जो देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने आके पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त दी है और भारी मार्जिन से पाकिस्तान हारता भी रहा, तो लग यही रहा था कि पिंडी की जो विकेट्स हैं वो पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हैं, पेसर्स जो हैं वो अटैक करेंगे, ऐसी ही सिचुएशन थी। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया जब अपनी विकेट्स बनाता है तो वह अपनी फेवर के विकेट्स बनाता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पीसीबी ने जो विकेट बनाई, जो क्यूरेटर से तैयार की पिंडी की, वो जो एक लेवल था गई थी पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और ऑस्ट्रेलिया भी यही सोच कर आया है। तो वो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ी और इमामुल हक को मैंने खुद जो है वो एक तरह से कहा कि शायद 2 साल के बाद वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा खेले। अजहर अली अनफॉर्चुनेटली 185 बनाकर आउट हुए, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। रही बात ड्रॉ की तरफ, तो वो तो आपका मौसम बताएगा कि मौसम जो है वो करवट बदलता रहता है पिंडी का। तो अगर तो मौसम चेंज हुआ तो फिर तो डेफिनेटली नो रिजल्ट। फिर कुछ सिचुएशन जो है बदलती हुई नजर आती है। अच्छा ये फरमाइएगा कि शानदार बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन पाकिस्तान की अगर बैटिंग को देखा जाए तो बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग रही। तो क्या इसमें कोई बैटिंग के साथ साथ पिच की भी वजूहात आपको नजर आती हैं कि कमाल क्या है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त हमें खेल देखने को मिल रहा है? देखिए मुझे पिच टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा मसला लग रहा था, समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से बहुत स्लो ये लोग स्टार्ट लिया है हमारे पाकिस्तान ने। जो रन रेट
रेट था वो 1.5 से होते 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 आज सेकंड डे में जाके अजहर अली जब आए हैं, अजहर अली ने जब क्रीज संभाली तब भी 2.5 था, फिर 2.6 हुआ, फिर लास्ट में जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए बाबर के साथ जो शराकतदारी की है 50 प्लस की इनिंग के लिए, उसमें इनके रन रेट थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि एक आम तमाशाई जो है वो ये देखना चाहता है। ठीक है, टेस्ट में जो है आपको थोड़ा सा स्लो खेलने का भी मौका मिलता है, लेकिन जब थोड़ी सी उसमें हैपनिंग भी होनी चाहिए ताकि तमाशाइयों के लिए एक दिलचस्पी बरकरार रहे, तो वो नज़र आया। तो मुझे लग रहा था कि मुझे लगता है ऐसा कि गेम जो है वो वन साइडेड भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान के ही अच्छा स्कोर है, और बाकी जो है वो अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो डेफिनेटली ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तगड़ी है। देखिए अब वो वाली तो नहीं रही ना कि आप 1901 की बातें करें कि वहाँ की जो मतलब पिचेस भी डिफरेंट थी, प्लेयर्स भी डिफरेंट थे। अब जो है ये यंग ब्लड है और इनके अंदर जो तवानाई है, जो एनर्जी से खेल रहे हैं, वो एक डिफरेंट बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगर ये सोच कर आ रहा है कि जी हम तो हमेशा मारते रहे हैं और हमने 85 में भी मारा तो हमने 98 में भी, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये लड़के बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे दिलकश स्ट्रोक्स लगाते हैं, उनको मालूम है कि हमें ओपोनेंट को कैसे काबू करना है, क्योंकि पिछली तमाम चीजें उनके सामने। और इसका मुजाहरा अगर देखा जाए तो हमने अभी पीएसएल में भी देखा है कि एक यंग ब्लड सामने आया और बहुत ज्यादा टैलेंट हमें देखने को मिला और बहुत ही बेहतरीन किस्म का उन्होंने परफॉर्म किया। नो डाउट पीएसएल में तो यकीन करें कि जो नए नए बच्चे आ रहे थे उनको हम देख के यही बात मैंने और भी प्लेटफॉर्म पे की है कि हम ओपनर्स की बात करते हैं, हमारे पास ओपनर्स नहीं है, हमारे पास तो बहुत ओपनर्स हैं। और क्या जबरदस्त शान मसूद खेले या एहसन अली खेले या दूसरे खेले, शाहनवाज धानी, लोग बड़ा उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा उनका मजाक उड़ाते हैं, ट्रोलिंग होती है, लेकिन वो मासूम इंसान है, वो एक छोटी जगह का है, उसकी खुशी जो है वो इसी तरह से सेलिब्रेट होती है। तो उसको अभी आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए रास्ते हम ही लोगों ने बनाने, हमें उनको स्टॉप नहीं करना है क्रिटिसाइज करके। अच्छा नाज़िर साहब, थोड़ी सी बात करते हैं मैनेजमेंट के हवाले से भी। अगर मैनेजमेंट की सूरत हाल को देखा जाए तो हमेशा ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल तो हैं ही हैं, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं और भी बहुत से कारोबारी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें देखने को मिला कि वो कम हैं लेकिन अपनी जगह पर वो बरकरार हैं। तो क्या आपके ख्याल में किस तरह का कोई प्लान हो सकता है कि इस तरह के मामलात से बचा जा सके और जैसा हमारे कारोबारी ज़िंदगी भी चलते रहें, रवां दवां रहें, और इस तरह के जो हमारे खेल के मैदान है वो तो आबाद होने ही होने हैं, तो वो भी आबाद रहें? देखिए हमारे तो स्टेडियम्स बिल्कुल मेन शहरों के दरमियान में है, शहरों के दरमियान है, उनको हम मूव नहीं कर सकते ले जाके। तो सिक्योरिटी इसीलिए है कि आपको नहीं पता, जैसे कराची का जो स्टेडियम है उसमें फ्लाईओवर ब्रिज जो है वहाँ से सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिज है, सामने ही ग्राउंड है, तो वहाँ पर जो है वो स्नाइपर तैनात करते हैं, तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शहर से बाहर ग्राउंड्स बनाएंगे तब तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, लेकिन अगर शहर के अंदर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। इतनी सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो आप जो तड़प रहे होते हैं कि मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, फिर हम ऐसे ही रहेंगे, मैचेस हो नहीं पाएंगे क्योंकि अगली टीमें आ नहीं सकती फिर। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया की कवरेजेस को कैसा देख रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा ही मेहनत की है, हम खुद उसका हिस्सा हैं, हमने हमेशा उसको पॉजिटिविटी के साथ पूरी दुनिया में बताया है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है, एक पुरअमन मुल्क है, एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और मेरे ख्याल से मीडिया की जो ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उसी से इनकी हिम्मत बनती है। दूसरे जो बोर्ड्स हैं वो देखते हैं कि हाँ भाई मीडिया ही लिख रहा है, तो मीडिया का किरदार तो नो डाउट के बहुत अहम रहा है हर दौर में। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त कम रह गया मेरे पास। ये फरमाइएगा कि अगर हम देखें अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और पाकिस्तान की तरफ से एक अमन का पैगाम भी दिया, जिस तरह की भी सिचुएशंस हैं, सिक्योरिटी को बहाल रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल को कितना मजबूत देख रहे हैं और खास रमीज़ राजा साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको भी कैसे देखती हैं? देखिए रमीज़ राजा साहब ने अब तक जो भी इकदाम किए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। ना सिर्फ ये कि वो मीडिया वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ ये कि वो अपने पीसीबी वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ ये कि बोर्ड्स के साथ। हालांकि मैडम जब वो आए थे तो न्यूजीलैंड वाला वाकया हो गया तो बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन देखिए एक शख्स आके सीट पे बैठा है, उसको एकदम से अगर हम मौरूद इल्ज़ाम ठहरा देंगे, उनके ऊपर फौरन ब्लेम कर देंगे इनकी वजह से हुआ, तो ये बिल्कुल रेडिकुलस सी बात होती है। रमीज़ राजा साहब ने देखिए ग्रेजुअली उनका एक नाम है इंटरनेशनल दुनिया में, क्योंकि वो तमाम ममालिक
लीग में कमेंट्री करते हैं, सबसे उनकी बातचीत है और जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है रमीज़ राजा साहब का, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। मतलब अगला बंदा सुन के ना वो मानने को तैयार हो। और फिर उनकी कमेंट्री में वो जिस तरह से बोलते थे तो बोर्ड्स जो है ना वो उनसे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हैं। फिर आप जिस डेजिग्नेशन पे हैं तो क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं आएंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल ब्राइट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है माशाल्लाह से। अभी ये जाएगी ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड आएगी, फिर इंग्लैंड ने भी वादा कर लिया है। उन्होंने शर्मिंदगी का भी इजहार किया कि जी हमसे गलती हो गई थी, एक फेक ईमेल के ऊपर हमने ये स्टेप लिया है। और आपको पता है इंग्लैंड के जो CEO थे वो भी चले गए रिजाइन देकर। तो और क्या चाहिए पाकिस्तान को? इसमें पाकिस्तान डोमिनेट करना शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक साहब हमारे साथ रही, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत शानदार है और इंशाल्लाह बहुत शानदार रहेगा। जिस तरीके से यंग ब्लड शामिल हुआ है और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट जो है वो दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।